नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन पहले ये बताइए बच्चों कि वो कौन सा पेड़ है जो बहुत दिनों तक जीवित रहता है, यानी कि बहुत दिनों तक वो शाश्वत रहता है और उसके जो तने होते हैं वहाँ से एक शोर सा लटकता है और जब वो ज़मीन पर आ जाता है तो वो भी एक जड़ का रूप ले लेता है और उस पेड़ के नीचे आराम करने पे बहुत शीतलता मिलती है और वो पेड़ काफ़ी दिनों तक, काफ़ी पीढ़ियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उस बड़े पेड़ के पास बड़ा सा चबूतरा बना रहता है और शाम के समय या बहुत धूप के समय लोग वहाँ बैठकर आराम करते हैं। तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस पेड़ के बारे में बात कर रही हूँ। बच्चों, इस पेड़ को चूँकि ये बहुत दिनों तक जीवित रहता है इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है या वट वृक्ष भी कहा जाता है। हाँ, तो इसका एक और नाम ये भी है, लेकिन आप इसका सही नाम बताइए क्योंकि अंग्रेजी में इसे बेनियन ट्री भी कहा जाता है ना। तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? ये है बरगद का पेड़। हाँ बच्चों, पाठ 21 में आज हम लोग देखेंगे बरगद का पेड़ और इसके बारे में एक सुंदर सी कहानी भी देखेंगे कि बरगद का पेड़ जो है वो क्या है, कैसा है और क्या हो रहा है इस कहानी में। चलिए हम लोग देखते हैं बरगद का पेड़। बच्चों, ये कहानी बहुत पहले की है और ये उस समय की है जब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था। उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। यह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। देखिए, है ना विशाल? चित्र में भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ है। इसके तने इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूर्य की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप भी होती थी तो इसके नीचे बिल्कुल छांव रहती थी। गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। आप देख रहे हैं बच्चों, ये बरगद का जो पेड़ है इसके जो टहनियाँ हैं यहाँ से भी एक स्रोत निकलकर ज़मीन तक जाता है और फिर वो भी एक जड़ का रूप ले लेता है ना। इस तरह से इस पेड़ को सहारा भी मिलता है और ये और भी ज़्यादा बड़ा होता जाता है, फलता फूलता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन एक गडेरिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। अब सारा दिन धूप में घूमने से वह थक कर पस्त हो गया था। अब हवा के हल्के हल्के झोंके उसे थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे, क्योंकि पेड़ के नीचे जब आप जाते हैं बच्चों तो बहुत शीतलता का अनुभव होता है। कितना भी गर्मी हो, आप किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, देखिए आपको कितना राहत और कितना सुकून महसूस होता है, ठंडक का एहसास होता है। तो इसी तरह ये जो गडेरिया था शंकर, उसे भी बड़ा आराम मिल रहा था और उसे नींद आने लगी। वह सोने के लिए लेटा ही था कि उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी, फल पर पड़ी, है ना। देखिए फिर क्या हुआ। जब उसने बरगद के छोटे छोटे फलों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे से फूल और फल। उसने तिरस्कार से कहा। बरगद का पेड़ यह बात सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। उसने अपने पत्तों को हिलाकर हवा की एक मधुर लोरी पैदा की।
अब देखा है आपने बच्चों कि जब बहुत हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते आपस में टकराते हैं और एक सुंदर सी आवाज़ निकलती है उससे, है ना। तो वो एक लोरी की तरह सुंदर आवाज़ थी। अब लड़का जल्दी ही खर्राटे भरने लगा, यानी कि वो इतना आनंददायक पल था, इतना ठंडक वाला एहसास था पेड़ के नीचे कि धूप से उसे बहुत राहत मिली और वो सो गया, उसे नींद आ गई और वो खर्राटे भरने लगा। क्योंकि जब भी आप किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो आपने देखा है कि कितना सुकून मिलता है। तो जब भी आप धूप में, गर्मी के समय में हम लोग पेड़ की छांव ढूंढते रहते हैं, कहाँ पेड़ की छांव मिले और 2 मिनट रुक जाया जाए, या छांव में ही हम लोग चलना पसंद करते हैं। धूप में पेड़ों के नीचे कितना आराम मिलता है ना। तो इसीलिए ना कहा जाता है कि पेड़ बहुत हमारे दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो जब वो खर्राटे भर रहा था तो टप की आवाज़ के साथ एक छोटा सा फल ठीक शंकर के माथे के बीच आकर गिरा। वह एकदम झटके से उठा। हाँ, जब मुझे नींद आ रही थी तभी यह होना था। वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे एक हल्की हंसीती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। अब हंसती हुई आवाज़ किसकी थी बच्चों? देखिए, चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा। ये तो पेड़ की आवाज़ थी। नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। तो तुम मुझ पर इसलिए हंसे थे ना कि मेरे फल छोटे हैं, ये तो पेड़ बोल रहा है। तो अब शंकर को लगा कि अरे, ये पेड़ तो बोल रहा है और मैं तो इस पे हंसा था, है ना। देखिए फिर क्या हुआ। हाँ, मैं हंसा था। पेड़ फिर हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और वह तुम्हारे सिर पर गिरा होता तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या होता। तो यह सुनकर शंकर एकदम चुप हो गया। अब इसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। अच्छा बरगद दादा, मुझे बताओ। क्या बताओ? देखिए, आगे देखिए। सबसे पहले तो अपने आसपास की सभी चीज़ों से दोस्ती करो। बरगद दादा ने कहा, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। मधुमक्खियों को ही देखो, उनकी ही मदद से मेरे फूल फलों में बदलते हैं। अब जरा चिड़िया को देखो, इनके घोंसले मेरे पत्तों में है। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े, इल्लियाँ तलाशती है ना। तो कीड़े का जो छोटा रूप होता है बच्चों, वो होती हैं इल्लियाँ। क्या तुम्हें पता है इससे मेरा क्या संबंध है? नहीं। क्या? वो बड़ा उत्सुकता से पूछ रहा है शंकर। नहीं, मुझे तो नहीं पता है, क्या है ये संबंध। देखिए फिर बरगद के पेड़ ने क्या कहा। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती है, इसलिए चिड़िया मेरी दोस्त है। वे तुम्हारी मदद भी करती है। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़िया घास पत्ते खाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखती है। पर यह कहानी यहीं नहीं खत्म हो जाती। अच्छा बरगद दादा, तो आगे? ये शंकर पूछ रहा है, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। देखिए फिर क्या हुआ आगे। जरा अपने पैरों के पास देखो, वहां पड़ी पत्तियां सड़ जाती हैं। केचुए मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और इन्हें खाते हैं। केचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों के जरिए ही मिट्टी में हवा घुसती है और इससे मेरी जड़ें मजबूत होती है। मजबूत जड़ों के कारण मैं खुद मजबूत होता हूँ। क्या अब मेरी बात समझ रहे हो? तो देखा आपने कि ये बरगद दादा समझा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। अब शंकर को बात समझ में आ रही थी तो बोला, हाँ अब मैं समझ रहा हूँ। मैं आप पर जो हंसा था इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बरगद दादा कोई बात नहीं। बरगद दादा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम अपनी भेड़ों को लेकर घर जाओ।
और शंकर भेड़ों को घर की तरफ हाँकने लगा और सोचने लगा कि सचमुच हम सब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि बरगद दादा ने तो समझा दिया था कि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये जो आपसी संबंध है ना, ये हमें सभी से प्यार करने का, सम्मान करने का अवसर देता है। जैसे अगर घास हो रही है तो घास क्यों हो रही है? इससे घास से सभी जानवर जो हैं वो पलते हैं, है ना। और गाय भैंस या जानवर जो हमारे लिए उपयोगी हैं वो हमें अपने जो सामान हम लोग को देते हैं, जैसे दूध, मुर्गियाँ अंडा देती हैं, गाय दूध देती है ना, बकरी दूध देती है, उन सब का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो इस तरह से सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे मनुष्य गाय पर निर्भर है दूध के लिए, गाय घास पर निर्भर है भोजन करने के लिए, है ना। और चिड़िया जो है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है ताकि वो हमारे अनाज, घास, पत्ते ये सब बर्बाद ना करे। और जो छोटे कीड़े होते हैं जैसे केचुआ, वो मिट्टी निकाल रहा था, जब पत्ता सड़ गल कर नीचे चला जाता है, गिर जाता है, तो वो उसे खा कर और उसके बाद मिट्टियों के अंदर रहता है, मिट्टियों को भी भुरभुरा बनाता रहता है, उपजाऊ बनाता रहता है, ताकि मिट्टियों में जो अनाज लगाया जाता है, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो अच्छी प्रकार से उग पाए, है ना, उन्हें भी पोषण मिल सके। तो इस तरह से सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी एक दूसरे के उपयोग में, एक दूसरे के कारण उपयोग में आते हैं। तो है ना परस्पर संबंध, आपसी संबंध। तो किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि अगर बरगद के पेड़ से अगर नारियल जितना बड़ा फल गिरा होता तो शंकर का तो सर फूट ही गया होता। तो बरगद इतना बड़ा था, वो छाया देता है, लेकिन उसके फल छोटे थे तो शंकर को चोट नहीं लगी। चलिए अब आपके इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। बच्चों ये बताइए कि शंकर को किस बात पर हैरानी हुई थी? क्या आप बता सकते हैं कि शंकर जब लेटा हुआ था और उसने ऊपर की तरफ देखा, बरगद के पेड़ की तरफ, उसे क्या दिखाई दिया और क्या देखकर वो हैरान हो गया? बताइए बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप देखे भी हैं अभी। हाँ, क्या हो सकता है इसका उत्तर? देखिए, शंकर को बड़े से बरगद के पेड़ पर छोटे छोटे फल देखकर हैरानी हुई थी। आपने भी देखा होगा कि बरगद के पेड़ पर छोटे छोटे से फल लगते हैं, है ना। तो ये देखकर शंकर हैरान हो गया था कि इतना बड़ा विशाल वृक्ष और पेड़ इतना बड़ा और उसके फल इतने छोटे से। चलिए आगे अभ्यास देखिए। बरगद के पत्ते कैसे थे? बताइए बच्चों, क्या आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? तो इसके पत्ते कैसे होते हैं? बताइए बताइए। बरगद के पत्ते मोटे और घने होते हैं, है ना। ये चित्र भी आप देख रहे हैं, इसमें आप बरगद के पेड़ पे जो फल होता है वो भी देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो इसका पत्ता तो ऐसा होता है। इसे हम लोग वट वृक्ष भी कहते हैं, अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए। बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त क्यों कहा? बताइए। उसने तो बड़ी अच्छी सी कहानी, एक संबंध, आपसी संबंध की बात बताई थी, है ना। और चिड़ियों को कैसे अपना दोस्त कहा था ये भी बताइए बच्चों। सोचिए और बताइए। और हम लोग देखते हैं कि क्या आपने ये बताया है। बरगद ने चिड़ियों को अपना दोस्त इसलिए कहा क्योंकि चिड़िया अपने घोंसले बरगद के पेड़ पर बनाती है ना। और वहाँ क्या करती है, जो उसके पत्तों को इल्लियाँ और कीड़े खाते हैं, वो छोटे छोटे कीड़ों को, इल्लियों को खाकर उसके पत्तों को बचाती है ना। तो इसलिए चिड़िया बरगद की दोस्त हुई। चलिए आगे देखिए।
पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के सामने आप सही का चिन्ह लगाइए। यानी कि आपको चुनना है बच्चों कि क्या बरगद की पत्तियां मोटी होती हैं, क्या केचुए सड़ी पत्तियां खाते हैं, और शंकर के सिर पर टहनी गिरी। अरे टहनी गिरी थी क्या? ये भी आप सोचिए। बरगद का पेड़ विशाल और मजबूत था। हाँ, बरगद के छोटे फलों को देखकर शंकर को हैरानी हुई और शंकर ने बरगद से माफ़ी मांगी। तो आप बताइए बच्चों कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, क्योंकि आपने कहानी के आधार पर अभी देखा है ना कि क्या क्या इसमें सही है और क्या गलत है। तो जल्दी जल्दी से इसमें टिक लगाइए और उत्तर बताइए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके सही उत्तर क्या हैं। चलिए देखिए, बरगद की पत्तियां मोटी होती है। हाँ, केचुए सड़ी पत्तियां खाते हैं, बिल्कुल सही। और शंकर के सिर पर टहनी गिरी थी क्या? नहीं, तो इसमें टिक नहीं लगा हुआ है। और बरगद का पेड़ विशाल और मजबूत था, बिल्कुल सही। और बरगद के छोटे फलों को देखकर शंकर को हैरानी हुई थी, बिल्कुल सही। शंकर ने बरगद से बाद में माफ़ी मांग ली थी, है ना, मांगी थी ना। हाँ, तो ये भी सही है। बच्चों, इस तरह से आपको अपने पाठ्य पुस्तक में भी इसी तरह से अपने अभ्यास कार्य करने हैं, क्योंकि परीक्षा में तो ये जो आपने अभ्यास कार्य किए हैं इसी के आधार पर कुछ प्रश्न आते हैं। तो जब आप पहले से करके रखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। मजबूत जड़ों के कारण पेड़ मजबूत होता है। कैसे? बताइए बच्चों कि अगर पेड़ मजबूत होगा किसके कारण? जड़ों के कारण। तो वो कैसे होगा? सोचिए सोचिए। जड़ में क्या होता है बच्चों? जड़ से क्या क्या होता है? जड़ ही तो आधार होता है ना पेड़ का। तो बताइए आप क्या लिखेंगे, और हम लोग आगे देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो पेड़ों की मजबूती उसकी जड़ों से होती है। यह जड़ें पेड़ को स्थिरता यानी कि स्थिर रखती हैं, है ना, और उसके विकास को सहायक होती हैं। यानी कि जड़ों से क्या मिलता है? उसे पोषण मिलता रहता है, जड़ों से पानी मिलता है, और उसका बढ़ने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उसे मिट्टी से मिलता रहता है। तो जड़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, ताकि पेड़ जो है वो हिले डुले नहीं, गिरे नहीं। तो जड़ तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, चलिए अब अगले अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। बरगद के पेड़ से क्या क्या लाभ है? अब बताइए बच्चों कि बरगद के पेड़ से आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ हैं, क्योंकि पेड़ भी तो हमारे दोस्त हैं, है ना। तो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? आप जल्दी से सोचिए और अपने पाठ्य पुस्तक में लिखिए। साथ ही हम लोग आगे देखेंगे कि इसके सही उत्तर क्या हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो पेड़ से हमें, इस बरगद के पेड़ से हमें छाया मिलती है। कई लोग इसके पत्ते पूजा करने में भी उपयोग करते हैं, यानी कि इसके पेड़ को भी पूजा करते हैं। इस पेड़ को भी, इसके पत्ते कई तरह की औषधियों को बनाने में, यानी कि दवाइयाँ भी बनती हैं इससे। दर्द या चोट लगने पर इसे लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। तो ये जो सबसे पहली बात बच्चों कि जो पेड़ होते हैं वो बारिश बुलाते हैं, है ना, वर्षा करते हैं, और इससे बड़ा बरगद से, विशाल बरगद के पेड़ से छाया तो मिलती ही है। वातावरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेड़ हैं वो कार्बन, जो हमारे वातावरण में जो गैस होती है, दूषित गैस जो हम छोड़ते हैं, तो ये पेड़ जो हैं उस गैस को ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमें देते हैं। तो पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि जो हमें ज़रूरत है वो हमें दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और ये बरगद का पेड़
जब बहुत गर्मी होती है तो इसके नीचे कितनी ठंडक महसूस हो रही थी शंकर को। तो है ना हमारे दोस्त, और बहुत ही उपयोगी। चलिए आगे देखिए बच्चों, शंकर क्यों बड़बड़ाने लगा? बताइए बताइए, कुछ याद आया? हाँ, देखिए इसका सही उत्तर क्या है। शंकर नींद में सो रहा था और जब अचानक से उसके सर पर फल गिरा तो वह बड़बड़ाने लगा, और बड़बड़ाते हुए उसने कहा, वह कहने लगा कि जब मुझे नींद आ रही थी तब यह फल किसने मुझ पर फेंका, तभी इस फल को गिरना था। देखिए यही बात थी ना। हाँ, चलिए आगे देखिए। शंकर ने पेड़ से माफी क्यों मांगी? बताइए बताइए। क्योंकि जब पेड़ ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि क्या कारण है कि उसके फल छोटे हैं, या क्या कारण है कि अगर पेड़ नहीं होते, चिड़िया नहीं होती, मिट्टी, केचुए नहीं होते तो क्या क्या होता, और आपसी संबंध को उसने बताया था, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो देखिए क्या है। शंकर ने पेड़ से माफ़ी मांगी क्योंकि वह समझ गया था कि उसने बरगद के पेड़ को छोटा और कमज़ोर समझकर उसने बहुत गलत किया। यानी कि पेड़ बड़ा और उसके फल छोटे थे, और उसे बरगद का पेड़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, है ना। तो इसलिए शंकर ने पेड़ से माफ़ी मांगी, क्योंकि अगर फल बड़ा होता तो शंकर का तो सर ही फूट गया होता। तो फल तो छोटे थे, है ना। और पेड़ ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफ़ी मांग ली। चलिए आगे देखिए बच्चों, बताइए शंकर आराम करने के लिए कहाँ लेट गया था? बिल्कुल सही, सही जवाब दे रहे हैं आप। आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद है कि शंकर आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था, है ना। और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वहाँ ठंडक का एहसास हो रहा था, हवाएं चल रही थी, और उस पत्तियों की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल लोरी की तरह लग रही थी। इसलिए वो बिल्कुल वहाँ सो गया था आराम करते करते। चलिए आगे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के क्रिया शब्द पर घेरा लगाइए। क्रिया क्या होता है बच्चों? जो भी काम होता है या काम करने वाले जो शब्द होते हैं, या किसी भी वाक्य में जिस शब्द से पता चले कि कुछ काम हो रहा है तो वो क्रिया होता है। ये तो है व्याकरण की बात कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जितने भी शब्द काम वाले जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों से काम के होने का पता चलता है, जैसे खाना, दौड़ना, नाचना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है बच्चों? ये सारे शब्द से काम होने का पता चल रहा है, और ये है क्रिया। तो अभी जो वाक्य दिए गए हैं इसमें जो आपको लग रहा है कि इस शब्द से काम हो रहा है, तो उसको आप गोल घेरा लगाइए। शंकर सो गया। बताइए इसमें क्रिया कौन है? वह एकदम झटके से उठा और शंकर चुप हो गया। मुझे कुछ और बताओ। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती है। तो चलिए बच्चों बताइए इसमें कौन कौन सी क्रिया है। देखिए, सोना है ना, शंकर सो गया और वह एकदम झटके से उठा, तो उठना ये क्रिया हो गई। चुप हो गया यानी कि वो बोल रहा था फिर चुप हो गया, चुप हो जाना भी क्रिया हो रहा है। फिर कुछ और बताओ यानी कि बताना, है ना, ये भी क्रिया है। और इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती है, तो यहाँ खा रही है ये क्रिया है। देखा बच्चों आपने, ये थे व्याकरण के भाग। आपने आज क्रिया भी सीखा कि क्रिया क्या होता है। बच्चों आज आपने बरगद के पेड़ की कहानी सुनी और
बरगद का एक पेड़ है जो उस बच्चे को कितने अच्छे तरह से हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, मिट्टी है, इन सब के आपसी संबंध को उसने बता दिया और शंकर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ भी गया। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने भी इस बात को महसूस किया, समझा और बहुत कुछ सीखा। तो अगले बार से देखिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह आपको लगाना है। तो पेड़ ने पूछा, चोट लगी क्या? अब बताइए विराम चिन्ह क्या होता है? बच्चों, विराम चिन्ह वह होता है जो किसी वाक्य या शब्द के जब वहाँ वाक्य खत्म हो जाता है या किसी शब्द को जोड़ा जाता है या थोड़ा रुकने की वहाँ ज़रूरत होती है तो उन चिन्हों को लगाते हैं। तो वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहले बताइए। वो होते हैं पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और एक होता है अर्धविराम जिसको कॉमा भी कहते हैं, है ना, और एक होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आपने अभी कौन कौन से चिन्ह के बारे में सुना बच्चों? विराम चिन्ह जो वाक्य के खत्म होने के बाद लाइन की तरह होता है उसे हम लोग विराम, मतलब कि वो वाक्य वहाँ खत्म हो गया। अर्धविराम क्या होता है बच्चों? जो होता है कि अभी थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, यानी कि पूरा खत्म नहीं हुआ है वाक्य, तो एक भाग खत्म हुआ, तो वहाँ हम लोग अर्धविराम लगाते हैं जिसको हम लोग कॉमा भी कहते हैं। लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों तो वहाँ हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। हाँ, और जब हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वहाँ हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, एक लाइन और नीचे बिंदु, है ना। तो चलिए अब हम वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ उन चिन्हों को लगाते हैं। तो उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। पेड़ ने पूछा, यहाँ पूछ रहा है चोट लगी क्या? तो क्या जब आ गया तो यानी कि पूछा जा रहा है प्रश्न, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? क्या आप यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? तो देखिए, लगाइए। शंकर ने कहा, नहीं, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। देखिए यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? तुम्हें पता है कि इससे मेरा क्या संबंध है? देखिए यहाँ भी, वाह मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ तो पूर्ण विराम है, क्या ये सही है? नहीं। तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बात कर सकते थे, तो यहाँ क्या लगेगा? चलिए इसके सही जवाब को देखते हैं। देखिए, पेड़ ने पूछा चोट लगी क्या? तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों? प्रश्नवाचक। और शंकर ने कहा, नहीं, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। तो यहाँ देखिए क्या है, ये है एक शब्द, एक वाक्य को दो भाग में यहाँ बांटा गया है। तो जिस वाक्य पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है तो वहाँ हम लोग इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, है ना। तुम्हें पता है कि इससे मेरा क्या संबंध है? तो ये है एक पूर्ण वाक्य। फिर वाह मज़ा आ गया, तो वाह जब हमने कहा तो ये बहुत खुशी, विस्मय या बहुत आश्चर्यजनक जब बात होती है तो इस तरह का विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लोग लगाते हैं, है ना। और अंत वाला देखिए, तब जानवर, यानी कि कॉमा यहाँ लगा रहे हैं, अर्धविराम लगा रहे हैं, पेड़ और लोग आपस में बात कर सकते थे। बच्चों, आज आपने बरगद के पेड़ की कहानी देखी और आपने ये भी देखा कि किस तरह से पेड़ ने बच्चे को समझाया। आज की कहानी तो बहुत ही रोचक थी और बहुत मज़ेदार थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही आपने अभ्यास कार्य भी किए और व्याकरण के कुछ ज्ञान भी आपने हासिल किए, है ना। तो बच्चों, अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
नए नए शब्द बनाते रहिए, खेलते रहिए। नमस्कार।